सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोट के साथ। बेंजामिन कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल इसका मतलब, इस कोट का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन को लेके, आप अपनी स्किलिंग को लेके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, वो आपके लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है कंपैरेटिवली। जैसे आप देख सकते हैं कि आप कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं, आपको या लेट से कोई शेयर वगैरह खरीदते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में क्या देता है? रिटर्न देता है। वैसे ही सेम हमारी एजुकेशन होती है, वैसे ही सेम हमारी स्किलिंग होती है कि ऑल्थो आपको शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको ज़रूर रिटर्न देती है। इसका रिजल्ट हो सकता है स्किलिंग, इसका रिजल्ट होता है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यही कुछ मतलब है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन का। और किसी भी कंट्री की मेरे प्यारे बच्चों, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को फैच करना है, ठीक है, अगर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाना है, तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी होती है। आप सभी को पता है वो कौन सी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसमें? हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और स्किलिंग में, या फिर आप कह सकते हैं इन जॉब ट्रेनिंग जो होती है। अगर ये 3 चीज़ प्रोवाइड कराते हैं तो उस जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव ऑन करती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है मूव करती है। तो यही कुछ मतलब है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन का कि जो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट होती है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। और आप जब एजुकेशन के अंदर जो भी पैसा खर्च करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाता ही जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्टमेंट करो अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यही कुछ मतलब है हमारे कोट का। चलो अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमारे एडिटोरियल के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि हमारे एडिटोरियल के अंदर बेसिकली यही बताया है। क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ सर्वे आया था, तो उस सर्वे के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो हर साल जो है एक सर्वे करवाती है कि स्कूल में जो एनरोलमेंट्स है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें। तो उस सर्वे में पाया क्या कि हमारे स्कूल्स में एनरोलमेंट जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, काफ़ी ज़्यादा ये जो पॉइंट है और एक नई डायमेंशन जो है हमको देके जाएगा। तो इसको हम अपने ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए, हमारा जो UPSC CAPF एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलो अब ज़्यादा देरी ना करते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अपने एम के साथ, हमारा एम क्या है बच्चों? हमारा एम है अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे वैसे जितनी भी मुश्किलें हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए वो धीरे धीरे हटती जाएंगी और हमारा जो एग्ज़ाम है एकदम सरल हो जाएगा। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सभी को पता है इंडिया जो है इस ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे हमारी इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। मतलब क्या कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड हो क्या रहा है कि एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। कि जैसे डेवलप्ड कंट्री है, जैसे जापान हो गया, ऐसी कंट्री जैसे यूरोप हो गया, तो ऐसी जो कंट्री है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो कम है और जो हमारी ओल्डर एज है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो यंग जनरेशन है, जो नए नए जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे कम पैदा होते हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से इंडिया के फेवर में हमारा जो पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है। मतलब क्या कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के फेवर में, जितनी यंग पॉपुलेशन होगी उतनी यंग पॉपुलेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। एक्सेप्शन क्या है कि उनको वो 3 चीज़ें प्रोवाइड करा दो जो हमने डिस्कस करी थी, क्या? हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किलिंग। तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में बता क्या रखा है? यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये श्रिंक हो रहा है और हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। याद करो, मैंने डिस्कस करा था, हमने एक एडिटोरियल में डिस्कस करा था, मोहन भागवत जी ने बोला था, क्या बोला था कि जो इंडिया में क्या है कि अब जो लोग हैं उनको 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड श्रिंक हो रही है। वो एडिटोरियल हमने डिस्कस करा था, उसमें प्रॉज एंड कॉन्स सारी चीज़ डिस्कस करी थी। यहाँ पे एक अलग एंगल है। ठीक है, तो ये जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये यहाँ पे श्रिंक हो रही है, ये हमारा एडिटोरियल बोल रहा है। तो मतलब आपको पता है कि हमारी, क्योंकि हमने पॉपुलेशन की थ्योरी देखी थी एक बार, पॉपुलेशन की थ्योरी में क्या था कि जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो इस तरह से मूव ऑन करती है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले कंट्री में क्या होता है, यहाँ पे डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, दोनों ज़्यादा होता है। ठीक है, डेथ रेट भी ज़्यादा हो रहा है, बर्थ रेट भी दोनों ज़्यादा हो रहा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, कैसी कंट्री में होता है जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट ज़्यादा होता है? पुअर कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे
एकदम ही जो है ना तो हेल्थ केयर सिस्टम है ना तो वहाँ पे एजुकेशन है, तो लोग जो है वो बच्चे भी ज़्यादा ज़्यादा पैदा करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा डेथ भी होती है छोटी छोटी बीमारियों से, जैसे अफ्रीकन कंट्री होगी, सब सहारन कंट्री हो गई। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो वैसे बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट तो बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे वैसे क्या होता है कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट तो वैसे ही रहता है क्योंकि बर्थ रेट सोशल फिनोमिना है, सोशल फिनोमिना को चेंज होते हुए टाइम लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, पॉपुलेशन बूम होता है। पॉपुलेशन बूम होता है मतलब पॉपुलेशन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, और यही इंडिया फेस कर रहा है, यही इंडिया फेस कर रहा है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। जो छोटी छोटी डिजीजेज, जो याद करो कि आपके दादा दादी के टाइम में जो छोटी छोटी डिजीज जो जान ले लेती थी, उसी की वजह से लोग क्या करते थे, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। जो हमारी पापा की पहले वाली जो जनरेशन है, कम से कम 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे, ऐसे बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अब क्या है 2 या 3 पे श्रिंक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेथ रेट तो एकदम से रिड्यूस हो गया, बर्थ रेट जो है वो वैसे ही रहा, बर्थ रेट रिड्यूस हुआ धीरे 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 धीरे। तो अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमारा जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है दोनों अब स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे लेट्स से इंडिया, यहाँ पे अब हमारा जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। अब जब बर्थ रेट डिक्लाइन होगा तो क्या होगा कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की एज भी बढ़ रही है, हमारी यंग एज पॉपुलेशन लेट से इतनी है, तो धीरे धीरे इधर बढ़ रही है, तो यंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है और इधर से जो नए जो जनरेशन है वो कम आ रही है, क्योंकि बर्थ रेट हमारे यहाँ कम हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड श्रिंक हो रहा है, हमारी जो यंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इतनी ड्रास्टिकली डिक्लाइन नहीं हो रही कि हमें वरी करने की जरूरत है आज ही। ये होगा आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब वरी करने की जरूरत पड़ेगी। तो यही हमने मोहन भागवत जी के एडिटोरियल में देखा था। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट कर दें, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में श्रिंक हो रहा है, और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की उडाइस जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर क्या पाया, उसके अंदर पाया कि हमारे यहाँ पे जो है स्कूल में जो एनरोलमेंट्स होता है वो डिक्लाइन हो रहा है, स्कूल में जो एनरोलमेंट्स होता है वो डिक्लाइन हो रहा है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में पाया। कितना डिक्लाइन हुआ? 15.5 मिलियन जो है ड्रॉप देखने को मिला, 6% टोटली देखा जाए जो स्कूल एनरोलमेंट में डिक्लाइन हुआ। तो कहीं ना कहीं इस एडिटोरियल में इस डिक्लाइनेशन को कहीं ना कहीं अटैच किया गया है किसके साथ, कि हमारे यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड श्रिंक हो रहा है, जो हमारी जनरेशन्स हैं वो जो बर्थ करती है, बच्चों को पैदा करती है, वो बच्चे जो हैं कम पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से ये हमारा स्कूल का एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ से इसको अटैच किया गया है। ठीक है, पास्ट डेकेड की बात करें, अगर लास्ट पास्ट डेकेड से इसको कंपेयर करें तो ये जो टोटल एनरोलमेंट है लास्ट ईयर जो डेकेड गया है हमारा 2014 से 2024 तक, इसको अगर देखें तो इसके अंदर जो है टोटल देखें तो 9.45% जो है एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ है। और इस एनरोलमेंट को अगर एलिमेंट्री लेवल पे देखें तो 13% है, सेकेंडरी लेवल पे 3% है, और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 15% है। मतलब टोटल यहाँ पे यही बताया गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है, स्कूल एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि कम बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर एंटर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हमारा देखा ना यहाँ पे ये ट्रांजिशन थ्योरी हमने देखी, यहाँ पे देखा हमने कि जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। जब बर्थ रेट डिक्लाइन होगा तो डेफिनेटली स्कूल के अंदर एनरोलमेंट कम होगा, और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे 13.8% जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ है। कंपैरेटिवली अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ये इंक्रीज हुआ है, कितना? सिर्फ 2.03%। तो देखो, अगर टोटल यहाँ से अगर बोलें कि प्रेफरेंस जो है, बच्चों की जो प्रेफरेंस है, या कह लीजिए पेरेंट्स की जो प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ माइग्रेट हो रही है, तो ये भी यहाँ पे इतना स्मूथली देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 13% यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, तो यहाँ पे एटलीस्ट बढ़ने में 2% से ज़्यादा होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो किससे है? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लोअर स्केल से ग्रो कर रही है, इसीलिए जो है हमें स्कूल एनरोलमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, और यहाँ पे वही बता रखा है कि एलिमेंट्री लेवल पे कितना है और बाकी लेवल पे कितना है। मतलब टोटल चीज़ यहाँ पे यही बता रखी है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो जो बच्चे हैं वो कम गवर्नमेंट स्कूल में जाना पसंद करते हैं। ये हमें यहाँ पे ये डेटा को ये बता रहा है। अब पॉपुलेशन और फर्टिलिटी ट्रेंड की बात करें तो देखो, हमने ऑलरेडी देख लिया था ट्रांजिशन थ्योरी कि हमारे यहाँ पे अब ट्रांजिशन की स्टेज में है इंडिया।
अब डेथ रेट तो ड्रास्टिकली एकदम से रिड्यूस हो गया, और बर्थ रेट जो क्योंकि सोशल फिनोमिना है रिड्यूस नहीं हो पाया, तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन का बूम देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होती जाती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट प्रचार करती है हम दो हमारे दो, तो ये क्या चीज़ है, एजुकेशन देना, फर्टिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड एजुकेशन देना, हमारी जो पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, इसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो अब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमें हमारे फर्टिलिटी रेट में भी देखने को मिलता है। हमारा फर्टिलिटी रेट पहले 2.1 से ऊपर था किसी टाइम पे, लेकिन आज का हमारा फर्टिलिटी रेट 2 पे आके टिक गया है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यही चीज़ बता रही है कि हमारा कैसे सोशल फिनोमिना जो है अब यहाँ पे वर्क कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि 6 से 17 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग जो पॉपुलेशन है, ये डिक्लाइन हुई है। कितनी डिक्लाइन हुई है, 5.78%, मतलब अराउंड जो है 5% जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन हो गई है। उसके बाद 6 से 13 साल के बच्चे 9% है, और 14 से 15 साल के बच्चे 4% है। मतलब टोटल मिला के यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है, स्पेशली बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। ये ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो डिक्लाइन है, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि पॉपुलेशन डिक्लाइन का जो फिनोमिना है डायरेक्टली रिलेटेड है स्कूल एनरोलमेंट से, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखने को मिलता है कि हमारी एक तरफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है, हमने देखा सोशल एडवांसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो है स्कूल एनरोलमेंट भी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, हमारे जो नए बच्चों की जो पीढ़ी आ रही है, ये कम है, इनकी संख्या जो है कम है, क्योंकि बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, उसी की वजह से जो है स्कूल एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि इसी की वजह से, क्योंकि कम बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए हैं, तो अब डेफिनेटली स्कूल्स की जो संख्या है वो भी रिड्यूस होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं। अराउंड 5.1% जो स्कूल्स हैं वो हमारे डिक्लाइन हो चुके हैं, ये हमारे लास्ट डेकेड में 2017 से 18 में से 2023 से 24 के अंदर, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अराउंड 5% जो है स्कूल्स भी डिक्लाइन हो चुके हैं। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है बर्थ रेट की डिक्लाइन से। बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से एजुकेशन का जो एनरोलमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है। एजुकेशन एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है, तो स्कूल्स जो हैं उनकी जो संख्या है वो भी डिक्लाइन हो रही है। तो तीनों चीज़ यहाँ हमारी को रिलेशन के अंदर हमें इस डेटा में दिखाई दे रही है। यही चीज़ यहाँ एडिटोरियल में देखने को मिली है। और ये जो फर्टिलिटी रेट है ये तो हमने देख ही लिया था, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल से हमारा चल रहा है, अभी 2 पर आ चुका है। किसी टाइम पे ये 2.1 से भी ऊपर था। तो इंडिया जो है अब देखा जाए तो डिक्लाइन की स्थिति में है, ठीक है। और हमारे मोहन भागवत जी ने इसीलिए बोला था कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि हमें डेवलप्ड कंट्री जैसी जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एजिंग की प्रॉब्लम जिसे है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बता रखी थी। लेकिन हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो है स्टेट वाइज देखा जाए, अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जो है 3.1 से भी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरला वगैरह हो गया, वहाँ पे 1.9 से भी बिलो फर्टिलिटी रेट है। तो यहाँ पे माइग्रेशन वगैरह होके हम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में यही बताया गया है भाई इम्प्लीकेशंस क्या है अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दिखा ना हमने अभी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, स्कूल एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है, स्कूल्स यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इम्प्लीकेशंस क्या है, देखो लॉन्ग टर्म में इम्प्लीकेशन सिर्फ एक है यहाँ पे कि देखो जैसे जैसे हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे हाथ से निकल रही है, ठीक है। हमारी जो यंग पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो जैसे जैसे उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो डेफिनेटली ये कौन लोग हैं, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं। ये कौन से लोग हैं, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो बाकी जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका जो बर्डन है वो बियर करेंगे, बर्डन भार है जो वो संभालेंगे। अब जैसे जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होगा वैसे वैसे क्या होगा कि ओल्डर एज जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, मतलब डिपेंडेंट जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिल सकती है, ये यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर बता रखा है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो देखने को मिलेगा। कम लोग होंगे हमारे यहाँ काम करने के लिए तो कम हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डायरेक्टली कोरिलेशन है यहाँ पे। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे बता रखी है वो क्या कि जो हमारा जापान हो गया, जो हमारा जर्मनी हो गया, जहाँ पे ग्रोइंग एज पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, जो एजिंग पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है जापान और जर्मनी डेवलप्ड कंट्री जैसी कंट्रियों में देखने को मिल रही है, वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिली थी जब वो डेवलप्ड हो चुके थे। लेकिन इंडिया में ये देखने को मिल रही है कब,
जब इंडिया अभी कहाँ पे है, डेवलपिंग स्टेज पे है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि इंडिया की ये जो ग्रोइंग प्रॉब्लम है ये उसके अमीर बनने से पहले, वेल्थी बनने से पहले आ रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड बनने का, उससे पहले अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो इंडिया कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। यही चीज़ इनडायरेक्टली यहाँ पे बताई गई है। तो यही चीज़ है कि ये डेमोग्राफिक जो चेंज है इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। हमारे स्कूल एनरोलमेंट में हो गया, हमारा ये एजिंग पॉपुलेशन में हो गया, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो मेजर ट्रेंड है वो 2021 का जो सेंसस होगा जब, तभी इसका जो मेजर ट्रेंड है उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे, और अभी तक तो वो हुआ नहीं है, देखेंगे कब होगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बच्चों। देखो सॉल्यूशन ऐसा जिसमें एंडिंग अच्छे से नहीं करी गई एडिटोरियल के अंदर, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो यंग एज पॉपुलेशन है, ऑल तो ये डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, ऑल तो ये डिक्लाइन हो रही है, फिर भी हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितनी भी यंग एज पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को इस पॉपुलेशन को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि हमारी स्कूलिंग हो गया, जैसे कि हमारी स्किलिंग हो गया, इनके लिए हेल्थ केयर लेके आना चाहिए, ठीक है। और वो जो सारे सेक्टर्स हैं, हमने एडिटोरियल्स में पहले ही देख लिया था कि वो जो सारे सेक्टर्स हैं उनकी हालत वैसे ही ख़राब है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है इसके डिक्लाइन होने से पहले, ठीक है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है उसके डिक्लाइन होने से पहले, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पॉपुलेशन को स्किल करना चाहिए, उस पॉपुलेशन को वो 3 जो की पॉइंट्स है वो प्रोवाइड कराने चाहिए, तभी जो है इंडिया डिक्लाइनिंग डिविडेंड देखने से पहले डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे चीज़ों को करना है, क्या चीज़ हो रही है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने देख लिया स्कूल एनरोलमेंट, वो सारी चीज़ें हो रही है। तो आपके लिए बच्चों ये पेपर टू का ये हमारा जो राइटिंग का टॉपिक होता है ये है, इसको लिखो, लिखने के बाद जो है हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करो। कुछ बच्चे जो हैं बहुत डायरेक्ट जो है मतलब बहुत कंसिस्टेंटली लिखते हैं, और तो 1-2 दिन का गैप मार जाते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली लिखते हैं मोर और लेस। तो आप भी बच्चों उनसे थोड़ा सा मोटिवेट हो, लिखो, उनकी कॉपियाँ थोड़ा सा देखो, चेक करो, और अपनी भी कॉपी शेयर करो। तो जिस बच्चे ने नहीं लिखना चालू करा है तो बहुत अच्छा मौका है आज श्री गणेश कर दो और लिखना चालू करो, ठीक है। कैसे उस ग्रुप तक पहुंचना है, डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ पे जाने के बाद डिस्कशन से रिलेटेड कुछ एक बटन दे रखा होगा, उसको प्रेस करो और फिर डिस्कशन ग्रुप में आप एंटर कर जाओगे। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी कॉपी शेयर करो, उनकी कॉपी आप इवेल्युएट करो, ताकि आपको पैटर्न पता चले कि लिखना कैसे है, और अपनी कॉपी भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी PDF भी आपको वहाँ ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो बच्चों यही था हमारे फर्स्ट इसके अंदर एडिटोरियल के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इंडिया और कतर, आप सभी को पता है कि जो ये हमारे जो कतर के जो हमारे प्रिंस है ये यहाँ पे इंडिया में आ रखे हैं, और इंडिया ने अभी जो है क्योंकि आए हैं इस सुनहरे मौके पे, हमारी जो टाई है कतर के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिए। हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुका है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉम्प्रिहेंसिव ये वो मतलब 10 चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बच्चे कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है मतलब की दोस्ती। कैसे, मतलब कि तुम हमारे लिए कुछ करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, वो होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। अभी देख लेंगे कैसे हुआ, अभी सब डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। इंडिया और कतर की जो दोस्ती है अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, और हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं कि इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो लागू हो जाए। तो इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है, वो तो हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जो फ्रेंडशिप है कतर के साथ अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ डिस्कस करी, उसको की आउटकम देख लेते हैं। अभी हमारे जो कतर के आए हुए हैं इनके साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हुई है। बायलैटरल ट्रेड के ऊपर हमने डिस्कस करा कि हमारा जो टारगेट है ट्रेड का वो डबल कर लेंगे, बहुत कम है, $28 बिलियन है, यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को लेके जाएंगे। हमने एक ट्रिटी को भी साइन करा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रिटी। ये क्या चीज़ होती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रिटी? देखो हमने देखा था कि लेट से कोई कंपनी है, ठीक है, लेट से कोई कंपनी है और वो कंपनी लेट से कोई कतर की कंपनी है, ठीक है, कतर में कोई कंपनी इस्टेब्लिश है, वो कतर से फिर इंडिया में आती है बिजनेस करने के लिए, ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है।
इंडिया के अंदर ये कतर हो गया, ठीक है, ये कतर से इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए आती है। यहाँ पे लेट्स से कॉफ़ी वगैरह का उसने वो बनाया, कैपेचिनो कॉफ़ी वाला, ठीक है, यहाँ पे इसने अपना बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश करा, अच्छा करोड़ों रुपए कमाने लग गया। तो इंडिया ने क्या करा, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारे यहाँ तो टैक्स प्रोविजन है ही, ठीक है, इंडिया ने टैक्स लगा दिया। फिर इसके बाद ये प्रॉफिट लेके, टैक्स के बाद आफ्टर कटिंग द टैक्स प्रॉफिट लेके अपनी कंट्री में गया, इसकी कंट्री में फिर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि भाई तुम्हारा इतना प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। तो इसको 2 बार टैक्स देना पड़ गया, क्योंकि हमारे बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रिटी नहीं हुआ था। लेट से अब जो है ट्रिटी हो चुकी है, तो अगर कतर में वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस कंट्री पे जो टैक्स लगेंगे वो इंडिया नहीं लगाएगा, वो सिर्फ कतर लगाएगा, और कतर में जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रिटी ये होती है। अब इसका लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, जैसे मॉरिशस वगैरह कंट्री के साथ, जो जिसको हेवन आइलैंड्स बोलते हैं, कि वहाँ पे टैक्सेशन बहुत कम है, तो उस कंट्री के साथ इंडिया ने लेट से साइन कर लिया कोई टैक्स अवॉइडेंस ट्रिटी। तो हेवन में जो है, टैक्स हेवन में जो है, जैसे मॉरिशस में कंपनी जो रजिस्टर्ड है, इंडिया में आके बिजनेस करती है और फिर वहाँ लेके जाती है सारा पैसा। तो यहाँ पे ये ट्रिटी शॉपिंग वगैरह जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है। तो चलो, हमें देख रखा है वो पहले ही, लेकिन हमने समझ लिया इन शॉर्ट ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रिटी होती क्या है, जो अभी हमने साइन करी है। उसके बाद कतर के साथ एक और इशू चल रहा है हमारा, पुनेंडु तिवारी केस। पुनेंडु तिवारी केस कौन सी कंट्री के साथ है, हमारा ये कतर के साथ है। क्या केस है, बेसिकली हमारे कुछ नवल ऑफिसर्स थे, 7 हमारे नवल ऑफिसर्स थे, वो कतर की किसी कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते थे, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया। चार्जेस अभी तक डिस्क्लोज नहीं करे किस चार्ज के ऊपर करा है, स्पाई वगैरह के लिए करा होगा। उसके बाद उनको जो है डेथ पेनल्टी दे दी गई, ऑल्सो जो डेथ पेनल्टी थी उसको लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया, 7 को जो है रिलीज़ कर दिया। लेकिन हमारे पेनेंडू जो है वो अभी भी वहीं है, तो इसको लेके भी थोड़ी सी बात चल रही है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना है कौन सी कंट्री के साथ है। उसके बाद हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है वो तो हर जगह ही है, कतर क्या अलग देश है, बहुत जगह है हमारे इंडियन डायस्पोरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, सॉफ्ट पावर का काम करती है, तो कतर के अंदर भी है, लेकिन 600 लोग हमारे वहाँ पे प्रिजन के अंदर है अभी, तो उनसे रिलेटेड भी बात चली थी। वेस्ट एशिया के ऊपर भी डिस्कस हुआ था, जो हमारा ये चल रहा है इजराइल वाला, तो इसके ऊपर भी हमारी बात हुई थी। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को लेके, इसको सपोर्ट करा किसने, हमारे कतर ने भी, तो अच्छी बात है। जॉइंट बिजनेस फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ हुआ, और इंडिया गल्फ पार्टिसिपेशन के ऊपर यहाँ पे बात हुई थी कि हमने ऑलरेडी जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी कंट्रियों के साथ कर रखी है, जैसे अभी तो कतर के साथ करी है, कुवैत के साथ भी कर रखी है, ओमान के साथ भी कर रखी है, यूएई के साथ भी कर रखी है, सऊदी और अरेबिया के साथ कर रखी है, जितने भी ये गल्फ ऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज है उसके साथ कर रखी है, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे बता रखा है। आई होप कि ये बेसिकली कतर के साथ जो भी मीटिंग हुई थी, अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ आएगी। तो जो अभी तक हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया, इसके रिलेशंस के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ आ जाता है तो वहाँ पे लिखने के लिए भी काम आएगा, ये 4 पॉइंट्स का भी काम करेगा, और डायरेक्टली यहाँ से पेपर 1 के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसका आंसर करो, देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट चलते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। क्या चीज़ है ये, बेसिकली देखो डेथ पेनल्टी के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पे दो सिचुएशन देखने को मिली थी, और मैं सोच रहा था कि ये न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, कि एक तो हमने देखा था कोलकाता के अंदर वो जो डॉक्टर ट्रेनी थी उसका रेप एंड मर्डर हो गया था, लेकिन उस सिचुएशन में उसका जो वो था, जो दोषी था, उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिली, ठीक है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया, लेकिन डेथ पेनल्टी उसको नहीं मिली। लेकिन एक दूसरा केस केरला वाला शेरोन राज मर्डर केस हुआ, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको माजा के अंदर जहर मिला के पिला दिया, तो उसको वहाँ पे जो है डेथ पेनल्टी दे दी। तो देखो देखने की बात तो ये है कि एक जो केस है उसके अंदर जो है उसके साथ ब्रूटल रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, वहाँ पे डेथ पेनल्टी दी नहीं, कोर्ट बोलता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। दूसरी जगह वहाँ पे उसने माजा के अंदर जहर मिला के पिला दिया अपने बॉयफ्रेंड को, और वहाँ पे वो मर गया, उसमें उसको डेथ पेनल्टी दे दी, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, क्या इसमें चीज़ों को देखती हैं हमारी कोर्ट वगैरह, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आया था और केस ये चल भी रहा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही डेफिनेटली, तो आ भी सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन क्या कहता है। देखो शुरुआत हुई हमारी जगमोहन सिंह केस से, यूपी का 1972 में, जहाँ पे डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता मिल गई कि भाई डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। अब कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी कि ये जो है आर्टिकल 14 को वियोलेट करता है, 19 को वियोलेट करता है, तो कोर्ट ने बोला कि
वियोलेट करता हो तो करता हो, इसको रिजेक्ट करा और बोला कि डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वैलिड है। ठीक है, ये हुआ हमारा जगमोहन सिंह उत्तर प्रदेश वाले केस में। लेकिन यहाँ पे भी अभी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन है वो नहीं आया। वो आया कहाँ पे? बच्चन सिंह केस में, स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट में हुआ था, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह केस 1980। ठीक है, यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन आया। लेकिन ये क्या चीज होता है क्लियरली यहाँ पे बच्चन सिंह केस में डिफाइन नहीं किया। ये डिफाइन कहाँ पे करा? माची सिंह केस में 1983 में। ठीक है, माची सिंह केस में 5 फैक्टर बोले कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन है, इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रख के डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी कि मर्डर कैसे किया, मोटिव क्या था, सोशल इंपैक्ट उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम क्या है, और विक्टिम की वर्नेबिलिटी, मतलब चाइल्ड है, एल्डरली है, कौन है, ये सारी चीज डिसाइड करेगी। तो इस बेस पे जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है इन 5 चीज़ों को लेके। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ और है, इसका रिवीजन हुआ, लीगल चैलेंजेस हुए। फिर मिथु सिंह जो स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर जो आईपीसी का सेक्शन 303 था, जिसके अंदर डेथ पेनल्टी, जो भी लाइफ कन्विक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको डेथ पेनल्टी देने का मैंडेट था, उसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने कि डेथ पेनल्टी जो है मैंडेटरी नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं जो कमिट करता है मर्डर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हुई, मतलब ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है। डेथ पेनल्टी को लेके डिबेट वगैरह होती रहती है। यहाँ पे जस्ट हमने बेसिक यही देखा कि जो हमारा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है, कॉन्सेप्ट है, जो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है, वो कैसे उसका जो है ऑरिजिन हुआ, बेसिक मोटिव हमारा यहाँ देखने का था। और ये जो बात रही डेथ पेनल्टी की डिबेट की, ठीक है, और ये डिबेटेबल टॉपिक है, आर्गुमेंट राइटिंग में भी आ सकता है, तो इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कैसे आप देखेंगे इसको? देखो, hemantra.com है, यहाँ पे जस्ट जाना है आपको। जाने के बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अपने इसके अंदर चले जाना है, यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर। ये चले गए हम यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर, यहाँ पे एस्से कंटेंट, ठीक है, एस्से कंटेंट में जाके आर्गुमेंट राइटिंग, और इस आर्गुमेंट राइटिंग में जब देखेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं कवर कर रखी है। ये देखो डेथ पेनल्टी ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो है हम इसको अब अच्छे से डेथ पेनल्टी को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये सेल्फ रिवीजन के लिए सारे आर्गुमेंट राइटिंग, प्रो एंड कॉन्स, क्या इसके फेवर में है, पॉइंट्स क्या इसके अगेंस्ट में है, ये टोटल चीज़ यहाँ पे कवर कर रखी है। तो इसको थोड़ा सा बच्चों जाके देखो, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपकी आर्गुमेंट राइटिंग में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, देखो ये आज न्यूज़पेपर में आया और हमने ये पहले ही कवर कर लिया था। हमने ये डेट भी लिखी होगी शायद इसके अंदर, कब कवर करा था, तो काफ़ी पहले ही कवर कर लिया था इसको। डेट तो खैर लिखी हुई नहीं है, लेकिन चलो कवर कर लिया था काफ़ी पहले। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है डेथ पेनल्टी वाला कवर कर सकते हैं, जो डिबेट है आर्गुमेंट इन फेवर में और अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसको आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई होप ये समझ आ गया होगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का ओरिजिन कैसे हुआ। मेन यहाँ पे कंसर्न ये था एडिटिव आर्टिकल का। फिर है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे वहाँ पे गए थे यूएसए में मिलने के लिए, और उसी टाइम पे जो हमारा ट्रम्प था हमारे इंडियंस को जकड़ियों में बेड़ियों में बांधे हुए इंडिया में वापस भेज रहा था। तो एक न्यूज़पेपर एक है हमारा विकाटन मैगजीन वेबसाइट, ठीक है, विकाटन मैगजीन वेबसाइट पे, वहीं से मैंने ये लिया है। तो ये पोस्टर वहाँ पे जो है उसने अपनी मैगजीन के अंदर छापा था। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है उसने उसकी वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वियोलेशन है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड कराता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप हो गया कि भाई हमें, क्योंकि ये तो वियोलेट कर ही नहीं रहा है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना हमारा। हम ऐसा तो नहीं है अपने देश के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ये तो जस्ट एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक वैलिड नहीं है, क्या इस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्यों ये जो है हमारे आईबी मिनिस्ट्री ने ऐसे करा, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मैटर समझ आ गया होगा न्यूज़पेपर में क्या था। तो चलो अब चलते हैं। देखो ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये हमारे आर्टिकल 19 के 1A के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये दे रखा है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, क्या दे रखा है, जितने भी सिटीजन्स हैं, मतलब नॉन सिटीजन को नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं है। तभी तो जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो सबसे पहले वहाँ पे किसको पकड़ते हैं, विदेशियों को पकड़ते हैं, और उनको फिर डिपोर्ट कर देते हैं कि उन्होंने जो है आर्टिकल 19(1) का वियोलेशन करा है। क्योंकि सिर्फ सिटीजन्स को जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, विदेशियों को नहीं है।
ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। 19(1) के अंदर दे रखा है क्या, जितने भी सिटीजन्स हैं उन पे राइट टू क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और ये हमारा जो है सिटीजन्स की लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन के अंदर आता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर 19(1)(a) के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो वहाँ पे बस 6 पॉइंट पढ़े हुए होते हैं और उसके अंदर पहले के अंदर इतने दे रखे होते हैं, इसको मिस कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है प्रेस की फ्रीडम, दूसरा आता है कॉमर्शियल स्पीच की फ्रीडम, मतलब कि एडवर्टीजमेंट वगैरह, तीसरा आता है ब्रॉडकास्ट की, जो कि हम टीवी में देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, ये भी हमारा फ्रीडम। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारा कौन सा राइट है, ठीक है, ये हमारा राइट है आर्टिकल 19 के अंडर। राइट टू क्रिटिसाइज की, किसी को क्रिटिसाइज करने की भी हमारे पास फ्रीडम है, क्रिटिसाइज इंडिया को नहीं, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को कर सकते हैं, ठीक है, इतना थोड़ा याद रखना। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। और हमारे पास राइट टू साइलेंस है कि अगर हम कुछ नहीं बोलना चाहे उसका भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दे रखा है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स यही है कि सिर्फ सिटीजन्स के पास है, अपना व्यू ओपिनियन जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो बोल के कर दो, चाहे लिख के कर दो, लिख के एडिटोरियल हो गया हमारा, प्रिंटिंग से कर दो, न्यूज़पेपर हो गया, पिक्चर्स हो गया जैसे हमने अभी देखा पिक्टोरियल्स, या फिर फिल्म मूवी, उसके थ्रू भी हमें क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए तो आपकी ये जो राइट्स हैं इसको जो है कर्ब नहीं कर सकते, देयर इज़ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारी इंटीग्रिटी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया अगर खतरे में हो, अगर इसकी वजह से राइट टू स्पीच की वजह से हमारी सॉवरेनिटी खतरे में हो, इंडिया की, गवर्नमेंट की नहीं, इंडिया की, तो हमारे इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में हो तो, ठीक है, हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ कोई रिलेशंस है वो खतरे में हो तो, पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी हो गया, मॉरलिटी हो गया, अगर ये कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं तो भी इसको कर्ब कर सकते हैं, डिफेम बदनाम करते हैं तो भी कर सकते हैं, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस तो भी इसको कर सकते हैं। मतलब ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर हमारी जो फ्रीडम है उसको कर्ब किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखो ये वाला जो सर्वे हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैथी ने निकाला है, मैथी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो मिनिस्ट्री है हमारी उसने निकाला है। और ये जो 2 मिनिस्ट्री होती है यहाँ पे हमारी इंडिया के अंदर ही इतनी मिनिस्ट्रीज़ हैं और मिनिस्ट्री अलग अलग तरह की रिपोर्ट निकालती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट निकालते हैं और इनकी खुद की रिपोर्ट जो है आपस में नहीं मिलती। इसका एग्जाम्पल मैं आज दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया है, एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे 0.1% श्रिंक हुआ है लास्ट ईयर से, इतना कुछ मत हो कि श्रिंक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हो रहा है। पहले 6.5 था 2023 के अंदर, अब जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.4% है, मतलब 0.1% जो है श्रिंक हुआ है। चलो हुआ तो है। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हमारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके बाद सबसे कम है हमारे गुजराती लोग। गुजराती लोग तो वैसे ही बिजनेसमैन बहुत तगड़े होते हैं, तो सबसे कम कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है गुजरात में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। टोटल यहाँ पे बता रखा है ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है, ओवरऑल जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है 39.6%, मतलब हर एक एज का यहाँ पे है, हर एक जेंडर का यहाँ पे है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है बच्चों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करना चाहते हैं, वांट टू वर्क, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करके 100 से गुणा कर दो, ये हमारा क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब हमारी पॉपुलेशन के अंदर जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन मन में इच्छा है कि भाई काम करना है, वो लोग कितने हैं 39.6%, मतलब सिर्फ 40% लोग हैं जो काम करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है, बाकी लोग जो है काम ही नहीं करना चाहते, 60%, बहुत ज़्यादा रेशियो है, लेकिन दे रखा है तो यही है। अब इस रिपोर्ट के अंदर बताया क्या कि हमारे यहाँ पे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो जो रेट है ये कितना है हमारा, ये 20% है, और लास्ट टाइम हमारा 0.1% यहाँ पे भी बढ़ा है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 20% है। अब यहीं पे क्लिक करो, मैंने लिंक अटैच कर रखा है। हमारी पीआईबी क्या कहती है, देखो ये हमारी पीआईबी है और ये इतनी पुरानी भी नहीं है, ये 18 नवंबर की है 2024 में, ठीक है। निकाली किसने है, लेबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने निकाली है, दिख रहा है ना यहाँ पे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट है। यहाँ पे
जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बता रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है 23.3% से 41.7% तक। तो देखो, क्योंकि मैंने अभी जब लेक्चर दिया था हमारे अभ्यास लेखन के अंदर, तो इसके अंदर मैंने ये वाली रिपोर्ट कोट करी थी, तो एक बच्चे ने मेरे से बोला था कि सर ये ज़्यादा नहीं लग रहा। मैंने कहा लग तो मेरे को भी ज़्यादा रहा है, लेकिन बस पीआईबी में दे रखा है तो अब क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप पूरा पढ़ोगे तो यही दे रखा है कि इंक्रीज फीमेल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, और सारी चीज़ यहाँ पे वही दे ही रखी है, सारी चीज़ वही दे रखी है जो मैंने लिखा। लेकिन अब ये जो आज न्यूज़पेपर के अंदर आ गया, ये है हमारी मेथी की लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके अंदर बता रखा है कि जो वुमेन्स है वो 20% जो है वो जो है हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर आती है वुमेन्स। तो अपने आप में ही जो कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारी मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट। तो देखो, जो भी लिखना चाहो, जो भी सही लिखे वहाँ पे लिखो। एक चीज़ मैं बोलूँगा बच्चों कि जहाँ पे तुम्हें दिखाना हो कि वुमेन्स की जो दशा है वो डिक्लाइन हो रही है, तो वहाँ पे ये यूज़ कर लो। जहाँ पे दिखाना हो कि वुमेन स्ट्रांग हो रही है, वहाँ पे वो यूज़ कर लो। ठीक है, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एक पीआईबी में दे रखी है, एक द हिंदू में दे रखी है, लेकिन है तो दोनों ही हमारी मिनिस्ट्रीज़ की, तो दोनों ही वैलिड है। तो बस कोट कर देना कि यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट है, वहाँ पे हमारी ये लेबर एंड वर्कफोर्स की रिपोर्ट है। ठीक है, लोएस्ट कहाँ पे है? लोएस्ट हमारी बिहार में है। लोएस्ट पार्टिसिपेशन हमारा कहाँ पे है? बिहार में है। और लोएस्ट वुमेन का भी बिहार के अंदर ही है, 9.9% है। थोड़ा डेटा है, इस डेटा को यूज़ कर सकते हो आप अपनी एसे राइटिंग के अंदर, अपनी आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको डेटा को थोड़ा सा लिख लेना, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट का या फिर एम्प्लॉयमेंट वाला हो गया, उस सेक्टर के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। ओवरऑल जो वर्किंग हमारी पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ के अंदर वो 47.7% है, मतलब अच्छी है। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेल्फ हो गया, रेगुलर हो गया और कैजुअल हो गया। तो हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो है 49.9%, 49.4%। ठीक है, और बाकी जो हो गए वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए या फिर कैजुअल एम्प्लॉयर्स हो गए, लेबर्स हो गए। ठीक है, तो ये भी अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारे यहाँ पे कितना डोमिनेंट है। लेकिन एक चीज़ और बच्चों ध्यान में देना कि ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने कंडक्ट करा है, इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन करा था वो करा था सिर्फ 1,70,000 लोगों का ओवरऑल। ठीक है, मतलब 45,000 हाउस होल्ड का ये सर्वे किया गया था। तो आप देख सकते हैं सर्वे का जो साइज़ है हमारी पॉपुलेशन से तो बहुत कम है। तो ऑल ओवर इंडिया का इस सर्वे को आप काउंट होके नहीं कर सकते। तो बस यही चीज़ है, एक इसको जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये ऊपर की जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यहाँ से हम जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करके हम जो है इसको एज अ अपना ऐसे राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा संभाल के रखना। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पेपर 1 के लिए। देखो आपको आंसर आता है या नहीं आता है इसका। फिर चलते हैं बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। ये कौन सी रिपोर्ट है? देखो इंडिया जो है पहली बार BTR जो हमारी रिपोर्ट है बायएनुअल 2 साल में एक बार बनाने वाली ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है ये बना रहा है। ये आती है हमारी पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा है, क्लाइमेट चेंज का पेरिस एग्रीमेंट है, 2015 में हुआ था, COP21 वाला, उसके अंदर आता है ये हमारा। ठीक है, उसके अंदर ये हमारे पे मैंडेटरी है कि बनाना ही बनाना है। इस रिपोर्ट में बेसिकली हम जो एमिशन करते हैं उसकी जो इन्वेंटरी है उसको शेयर करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, इसको जो रिव्यू करेंगे वो UNFCCC के एक्सपर्ट जो हैं वो रिव्यू करेंगे। जो हमारी ये BTR जो रिपोर्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट नॉन इंडियंस के द्वारा, स्पेशली UNFCCC के जो एक्सपर्ट है एक्रीडेटेड, उनके द्वारा रिव्यू की जाएगी। पहले क्या होता था कि ये जो रिपोर्ट है बायनल जो हमारी जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री जो है वो सबमिट करती थी। लेकिन हम अब जो है 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं, जितनों ने भी पार्टिसिपेट करा है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, वो सारे इसको सबमिट करेंगे। तो फर्स्ट जो BTR सबमिशन हुआ था वो बाकू में अभी हुआ था, अजरबैजान के वहाँ हुआ था। इंडिया ने थोड़ा सा मिस कर दिया, थोड़ा सा लेट हो गया इंडिया। तो इंडिया जो है अब उसको प्रिपेयर कर रहा है और फिर भेजेगा। ठीक है, तो बात करें अगर इस रिपोर्ट के अंदर की, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो ड्रॉप हुआ है 2020 के अंदर, और रीज़न हो सकता है कोविड-19, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था उस टाइम के अंदर, यहीं पे बता रखा है। और अब जो है क्योंकि अब रिकवरी हो रही है हमारी इकोनॉमी में, तो पॉल्यूशन डेफिनेटली बढ़ रहा होगा, तो ग्रीन हाउस एमिशन भी उम्मीद है कि बढ़ेगा। ये रिपोर्ट जब बनेगी उसके बाद पता चलेगा।
और इंडिया की जो टोटल एमिशन शेयर है पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, 4 से 5% है। जो ग्लोबल एमिशन का 4 से 5% जो है वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पर कैपिटा एमिशन की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो ग्लोबल जो एवरेज है उसका भी 1/3 है। लेट्स से अगर ग्लोबल एवरेज 3 है तो हमारा कहाँ है, 1 में है। तो मतलब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए जो है हमारा एमिशन ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से हमारा बहुत कम है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप आपको ये BTR के बारे में थोड़ा सा समझ आया होगा कि ये रिपोर्ट कब आई थी, क्यों हम सबमिट करा रहे हैं और इसके अंदर क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और यही था आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। वैसे आज का एडिटोरियल जो था एजुकेशन वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो उसको एक बार हम जो है अपने ध्यान में रखेंगे। सो थैंक यू सो मच प्यारे मेरे प्यारे बच्चों फॉर टुडेज डिस्कशन।